Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher, and now we start third lecture on physics class 10th. So if we start the third lecture, we should discuss about electric field intensity. This term is not given in your NCERT textbook, but it is essential if you are studying this chapter electricity. हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड the space around a charge or group of charge in which another charge experiences an electrostatic force. किसी सिंगल चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई और, ये ग्रुप वाला नहीं, कोई और चार्ज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो स्पेस कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अब ये तो नहीं कह सकते कि 1 kg है, 2 kg है या 2 न्यूटन है। इसकी प्रॉपर यूनिट होगी और प्रॉपर टर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई जब आप अपनी क्लास 10 की बुक देखेंगे तो ये टर्म हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन मेरा कमिटमेंट है आपके साथ कि आप एक ग्रेड अपग्रेड होकर पढ़ रहे हैं और आपको थोड़ा कंपटीशन के बारे में ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ टर्म एक्स्ट्रा मालूम होना चाहिए। इनमें से एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? वो अनदर चार्ज की बात कर रहे थे हम। आपको पता करना है कि यहां फील्ड है या नहीं है, तो उसके लिए कैसे पता करोगे? अब ये कोई सूंघ कर या चक्कर तो हम बता नहीं सकते कि भाई यहां पर फील्ड है या नहीं है। तो आप एक चार्ज वहां पर एक रखोगे और उस पर फोर्स लग रहा है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। टेस्ट चार्ज को मैं लिख रहा हूं केवल Q ना लिखकर, वैसे Q भी लिख सकते हो, मैंने लिखा Q नॉट, Q0 कह दो या Q नॉट कह दो, बोथ आर सेम थिंग। टेस्ट चार्ज जो कि नेचर में पॉजिटिव हम लेकर चल रहे हैं। बोले सर पॉजिटिव ही क्यों लेके चल रहे हैं? इससे हमें डायरेक्शन को डिफाइन करना फिलहाल आसान रहेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया जाए। लेकिन कभी आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो वहां पर आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही माने, लेकिन कहीं पर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वहां पर टेस्ट चार्ज फिर दिमाग में रख लिए अनदर चार्ज, ना तो वो ग्रुप का चार्ज, ना वो सिंगल जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और उसकी फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो आप चार्ज अलग से रखते हो और ये जानने की कोशिश करते हो कि ये फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है या नहीं है, वो चार्ज आपका कहलाएगा टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज नहीं है। सोर्स चार्ज वो होगा जो फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो Q नॉट पर लगने वाला फोर्स कितना है? F E is equal to F upon Q naught. Electric field intensity at a point is defined as the electrostatic force per unit
positive test charge. Electric field intensity is a vector quantity. इसका डायरेक्शन होता है। तो फिर क्वेश्चन बन गया कि अगर डायरेक्शन होता है तो कौन सा डायरेक्शन होता है? It is a vector quantity and its direction is seen as the direction of electrostatic force, you can say electric force on the positive test charge. अब इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम। न्यूटन अपॉन कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या हुई? न्यूटन अपॉन कूलम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं यहां पर आपको एक दिखा रहा हूं, ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक कहीं कहीं शब्द आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रॉब्लम में कहीं कहीं नहीं लिखी होती, लिखा होता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप समझिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है। एक शब्द और आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेम है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसी फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 3 और 4 लाइंस, कांस्टेंट्स पैरेलल लाइंस विद कांस्टेंट सेपरेशन के साथ बना सकते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस जो वो कांस्टेंट रखना है आपको। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टेस्टिंग चार्ज, ये फील्ड है मान लिए, तो टेस्टिंग चार्ज कहीं पर अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, अगर 10th वाकई आपको कॉम्पिटिटिव आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बुक आती है पियर्सन की, फाउंडेशन ऑफ IIT JEE क्लास 10th। बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पे क्वेश्चन मिल सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पर अपना 3 साल बाद IIT JEE के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरे आपको एक राय है, एडवाइस है कि आप उस बुक को कर सकते हैं। पियर्सन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है वो फिजिक्स की, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर हम बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग चार्ज आप रख दीजिए यहां पर, मे बी आप प्रोटॉन, हाइपोथेटिकली प्रोटॉन वैसे न्यूक्लियस में होता है, लेकिन सवाल तो कुछ भी हो सकता है। अब सोचने में क्या जा रहा है कि प्रोटॉन रखा हुआ है, तो प्रोटॉन रख दीजिए। और प्रोटॉन होता कैसा है आप जानते हैं, पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, शायद मेरे से अगर मैं बहुत छोटा बनाऊंगा तो आपको शायद मोबाइल पे नहीं दिखाई दे, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, P लिखा प्रोटॉन को। हम जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अगर आपने टेस्टिंग चार्ज इस फील्ड में, ये चार्ज वो नहीं है जो ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज नहीं है। फील्ड को जो भी प्रोड्यूस कर रहा होगा वो कहलाएगा सोर्स चार्ज। जो आपने रखा है वो है टेस्टिंग चार्ज, और चूंकि आपने पॉजिटिव रखा है तो उस पर फोर्स अलोंग द फील्ड लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन रख दिया तो उस पर फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड लगेगा। तो ये कभी अगर 10th लेवल के अगर स्टैंडर्ड के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं तो ये आपको क्वेश्चन पूछा सकता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपने रखा तो वो किधर मूव कर सकता है, ऑपोजिट टू द फील्ड। अगर आपने प्रोटॉन रखा तो वो किधर मूव कर सकता है, अलोंग द फील्ड। अगर आपने न्यूट्रॉन रखा तो भैया न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होगा अगर पार्टिकल पर तो वो टेस्टिंग चार्ज कहलाएगा नहीं, और ना ही उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो
न्यूट्रॉन तो इधर भी मूव नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोटॉन अलोंग द फील्ड मूव करेगा अगर मूव करने के लिए फ्री है, आप पकड़ लें वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए तो वो अपोजिट टू द फील्ड मूव करेगा। और यहां पर एक कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के दो ही डायरेक्शन संभव होते हैं चार्ज पार्टिकल पर, या तो अलोंग द फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड, इसके अलावा तीसरा डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये दिमाग में रख लिए कि अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा, जो रखा वो टेस्टिंग है, टेस्टिंग चार्ज है, तो उस पर फोर्स अलोंग द फील्ड लगेगा। और अगर आपने नेगेटिव टेस्टिंग चार्ज रखा तो उस पर फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड लगेगा। तो ये जानकारी अगर आपको है तो डेफिनेटली आप दूसरों से अलग हैं क्लास 10th में, क्योंकि क्लास 10th का से आप 11 की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको एक एडवांस में नॉलेज है तो आप दूसरों से आगे रहेंगे। फिलहाल यहां पर बात की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये टॉपिक आपको अपनी बुक में मिलेगा और यहीं से आगे बात शुरू होगी। तो थर्ड लेक्चर में मेरा मेन टॉपिक जो है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो इसके बाद बात करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, मतलब किस चीज की मेजरमेंट है, हम आखिर क्या चीज मेजर करना चाहते हैं वो देखिएगा। मान लिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है, तो ए पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर किस चीज का मेजरमेंट है, ये वर्क डन का मेजरमेंट है। तो वर्क आई में आपको अपना बैग स्कूल तक ले जाने में, या किसी पेन को पुल करने में, मतलब किस चीज का वर्क डन है, ये वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। यूनिट मतलब अगर आप Q को लाएंगे यानी 5 कूलाम अगर आप लाए तो 5 से डिवाइड करेंगे तो पर कूलाम आ जाएगा। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोथ आर सेम थिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट positive test charge from infinity to that point without acceleration। अगर 9th में वर्क डन थोड़ा सा पढ़ा हो, मैंने एक शब्द यूज कर लिया विदाउट एक्सीलरेशन। देखिए कांस्टेंट से आप एक्सेलेरेशन नहीं है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही लगाना होगा। अगर आप उसे एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेट का मतलब है उसकी वेलोसिटी या स्पीड में चेंज लाना, तब फोर्स डिफर करेगा। यहां पर कह रहे हैं विदाउट एक्सीलरेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन का वर्क डन मेजरमेंट है, और वो क्या, एक चार्ज को, अब चार्ज का पूरा सही नाम पता हो तो वो है टेस्ट चार्ज। कहां से लाना, इनफाइनाइट से लाना। बोले सर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अब आपको आपके मैथ के टीचर ने इनफाइनाइट का मतलब बताया होगा, शायद एंडलेस थिंग को इनफाइनाइट कह देते हैं, लेकिन फिजिक्स कई मतलब निकालती है इनफाइनाइट के। जैसे एक प्रॉब्लम है मेरी आवाज का सुना जाना, या जो तुम सुन रहे हो मेरी वॉइस इस समय, तो आपके कमरे में आपके साथ कोई बैठा है सुन लेगा, लेकिन आप 20 मीटर दूर चले जाओ तो शायद मेरी आवाज
वहाँ तक जो आप मोबाइल में वॉइस सुन रहे हो वो नहीं पहुँचेगी। तो अगर प्रॉब्लम है मेरी आवाज़ का सुना जाना, तो आप एक 20 मीटर को इनफाइनाइट मान सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली वो दूरी इनफाइनाइट नहीं हुई। रे ऑप्टिक्स जो इस यूनिट के बाद शुरू करूंगा मैं, उसमें भी एक वर्ड इनफाइनाइट आता है, मैथ के हिसाब से एंडलेस पॉइंट कहलाएगा। लेकिन रे ऑप्टिक्स में इनफाइनाइट आप उस डिस्टेंस को कंसीडर कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैथ वहां पर सर्टिफाई हो रही है, उस डिस्टेंस को इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हो जहां लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो और आप रिलैक्स आई से देख रहे हो। जैसे एक दूर 100 मीटर पर एक ट्री है, आप ट्री को देखते हो तो रिलैक्स आई से देखते हो। मैथमेटिकली वो इनफाइनाइट पर नहीं है, लेकिन जब आप अपने आई के बारे में मैं बात करूंगा रे ऑप्टिक्स में, तो हम उसे इनफाइनाइट पर मान सकते हैं। तो ये है इनफाइनाइट की थ्योरी। यहां इनफाइनाइट आप उसे मान सकते हो जहां पर चार्ज, जैसे मैं क्यू नॉट ले लूं चार्ज, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नियर बाई जीरो हो, नियर बाई जीरो हो। अब नियर बाई जीरो एक शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने, नियर बाई जीरो। बच्चे क्लास 12th पास आउट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता नियर बाई जीरो क्या मतलब है। इसका भी मतलब समझ लीजिए। नियर बाई जीरो आप कहोगे 0.1, जीरो के आसपास है। दूसरा कहेगा 0.01, तीसरा कहेगा सर और पास में है ये, तीसरा और अगला और पास लिख सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नियर बाई जीरो वैल्यू आप महसूस कर सकते हो, लेकिन उसकी फाइनलाइज वैल्यू आप लिख नहीं सकते। इसका मतलब होता है नेबरिंग वैल्यू ऑफ जीरो या नियर बाई जीरो। तो मैंने ये कहा कि इनफाइनाइट आप उस लोकेशन को मान लो जहां पर इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स नियर बाई जीरो हो जाए। So what is electric potential at point A? The electric potential at a point inside the electric field is defined as the work done to bring unit positive test charge from infinity to that point. अब इसे चार्ज को यहां से इनफाइनाइट से ए तक लाने में वर्क डन हुआ W, किसे लाए थे Q नॉट को, और डिवाइड मार दोगे तो भाई यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन आ जाएगा। सीधी सी बात है, 3 कूलाम को इनफाइनाइट से लाने में यहां तक वर्क हुआ 30 जूल, तो 1 कूलाम को लाने में कितना होगा 30/3, दैट इज 10 जूल पर कूलाम। तो पर यूनिट का मतलब है कि आपको पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट W की आप यूनिट वर्क की आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए, जूल। ध्यान से देखिएगा, जे स्मॉल बनाया है। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी साइंटिस्ट के नाम को अगर यूनिट में यूज करोगे तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना होगा आपको, और सिंगल लेटर लिख या सिंगल लिख दिया, सिंगल ना लिखकर पूरी स्पेलिंग लिख रहे हो तो भाई इसको C स्मॉल कर दिया, जूल ओवर कूलम। इसको बोल्ट भी कहते हैं, यानी आप ध्यान रखिएगा, बोल्ट जूल पर कूलाम को ही कहते हैं। आप बोल्ट कह दिए या आप जूल ओवर कूलाम कह दिए, बात एक ही है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है आपका एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखिएगा, पूछा उसने बोल्ट किसके इक्विवेलेंट है, कई दिए, कूलाम अपॉन जूल, जूल इंटू कूलाम, जूल अपॉन एम्पियर, एक दिया जूल अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड,
जूल अपॉन एम्पियर इनटू सेकेंड। ये करेक्ट ऑप्शन था क्योंकि उसने कूलाम को ही लिखा है। फार्मूले को ध्यान करिए, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, Q कूलाम, आई एम्पियर, T सेकेंड। कूलाम को लिख रहा है, उसने जूल अपॉन कूलाम ऑप्शन ना देकर ये दिया। तो ऐसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुत सरल होते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे यूनिट्स का तो आसानी से हो जाएंगे ये। फिलहाल ये रही डेफिनेशन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हेडिंग वाइज आप अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो और इसे रिवाइज करना है। रिवाइज में आप वीकली आप देखिए कि आपने एक 1 वीक में कितना तैयार किया, उसे ज़रूर रिवाइज करिए क्योंकि मैच वही जीतते हैं जो उनका रिवीजन स्ट्रांग होता है। मैच वही हारते हैं जो एक ही बार पढ़ते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। जब वो पेपर की तैयारी करने बैठते हैं तो उन्हें सब नया नया लगता है। तो बेटर वे है कि रिवीजन आप कंटिन्यूसली बनाए रखें। फिलहाल यहाँ पर बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात समझिए, ये स्केलर है, वेक्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क स्केलर, चार्ज स्केलर, डिवाइड मारेंगे तो ये भी क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव क्यों होगी और नेगेटिव क्यों होगी, आप ध्यान से देखिएगा। ये प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज इनफाइनाइट से जब ए तक आएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन अलोंग द फील्ड होगा। अभी बताया है मैंने। आपको लाना कौन सा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर आप सही समझना चाहते हो। इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा, अलोंग द फील्ड लगेगा। आना किधर है, इस फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में से मूव करना है। तो इसे खुद अपने, अगर पैर हाइपोथेटिकली सोच लिए हाथ पैर हैं तो कुछ चलकर मेहनत करके आएगा और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ये सिस्टम कौन है यहां पर, टेस्ट चार्ज, और वर्क पॉजिटिव आएगा, वी भी फिर सॉल्व होकर पॉजिटिव आएगा। एक और पॉइंट, नेगेटिव कब आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण नहीं है, ये तो टेस्टिंग चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती तो इस टेस्टिंग चार्ज पर फोर्स कैसे लगता, अलोंग द फील्ड। अब ये फोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस कंडीशन में इसे कुछ नहीं करना पड़ता, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, और इस केस में वर्क डन कैसा आता, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, 9th में शायद वर्क, एनर्जी एंड पावर एक चैप्टर होगा, लेकिन चिंता मत करिए, क्लास 10th है, इतना यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 11th में आओगे तो एक एक चीज बहुत ही अच्छे लेवल पे समझेंगे आप, और बात होगी, डिस्कशन होगा क्लास 11th में। तो इतना आप कोशिश करिएगा। अगर आपको ये और एनालिसिस कर सकती हैं तो 9th या 11th की बुक आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, लेकिन 11th में इतना नहीं होगा और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो बस इतना कहना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये रही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, जिसे आपको लिखना है। आपको मेरे सारे बोले हुए सेंटेंस नहीं लिखने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, दोनों एक साथ लिखिएगा, और स्केलर है या वेक्टर है।
डेफिनेशन फिर सुन लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done to bring unit positive test charge from infinity to that point। भैया किताब में आपके में पॉजिटिव शब्द ना हो और 10th स्टैंडर्ड में ये हटा भी दोगे तब भी डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 10th स्टैंडर्ड है, आप अगर इतना भी सेंटेंस लिख दोगे, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब भी बिल्कुल करेक्ट होगी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए। तो मैंने आपको छोटी सी 10th लेवल पे जो चेक होती है वो आप समझ लीजिए कि 10th में कैसे चेक करेगा टीचर। आप एक लाइन लिख दिए, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप क्लास 10th में हो और 10 के बोर्ड के कॉपी में आप सिंपल से सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, आप अपनी नॉलेज वहां पर शो नहीं करेंगे। तो आपके दिमाग में उठेगा, सर फिर अपनी नॉलेज कहाँ शो करेंगे? अगर कोई 10th स्टैंडर्ड का कोई कंपटीशन है तो वहाँ आप अपनी नॉलेज दिखाइएगा, लेकिन अगर आपका एग्जामिनेशन 10th एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए हो रहा है तो आप सिंपल से सिंपल डेफिनेशन लिखिए। मैंने क्या बताया आपको? वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फार्मूला यूनिट स्केलर। बस आपका काम चल जाएगा। फिलहाल जानकारी के लिए आप पे इतनी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं, इसके साथ लगा हुआ एक शब्द आता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपके स्कूल में क्वेश्चन पेपर में ये भी दिखा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट में पेपर वाले क्या बुक वाले लिखते हैं डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ रहा है। एक सीधी सी बात होता है, एक फील्ड में पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी वहां पोटेंशियल की बात होगी, ए, और ए पर पोटेंशियल की वैल्यू है वी ए। वी ए सब्सक्रिप्ट में है, ध्यान से देखिएगा। ये बी लोकेशन है और यहां पर पोटेंशियल है वी बी। अब शब्द क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस आप 2 पॉइंट के लिए डिफाइन कर दिए। उन दोनों पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है उसका डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सीधा मतलब वी ए माइनस वी बी। इसे सिंपली आप चाहो तो V लिख लो। तो मैंने क्या लिखा? वी ए बराबर वी ए माइनस वी बी। अब आप यहां पर समझिए, एक W की टर्म में देना है। ए पर पोटेंशियल आप कैसे लिखते? W इनफाइनाइट से लेकर ए तक लाओगे, वर्क डन कितना होगा? अपॉन क्यू नॉट माइनस VB कैसे लिखोगे? वर्क डन कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से B तक अपॉन क्यू नॉट। अब क्यू नॉट तो आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा? W इनफाइनाइट से A तक वर्क डन माइनस वर्क डन इनफाइनाइट से B। अब यार इनफाइनाइट से A तक लाने में वर्क डन माइनस इनफाइनाइट से क्यू नॉट को B तक लाने में वर्क डन, तो फिर आंसर क्या बचा? क्यू नॉट को B से A तक लाने में वर्क डन। तो यहां आप लिख सकते हो B टू A अपॉन क्यू नॉट। यह बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला।
तो मैं आपको यहाँ फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से दिखाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये 2 पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा निकल कर उसकी वैल्यू है, तो V से भी दिखाते हैं। मैंने कितना लिखा, VA माइनस VB W के रूप में, कि W वर्क डन में क्या लिखा, B2A अपॉन Q0। कुछ बच्चे बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं W अपॉन Q0। हाँ, एक चीज जरूरी नहीं है ये Q0 ही लिखो, अगर आप सिंपल Q भी लिखोगे चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में ये Q0 ही लिखा होता है। ये बताता है टेस्टिंग चार्ज है, ये सोर्स चार्ज नहीं है। सोर्स चार्ज कौन होता है, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमने Q0 लिख दिया। अगर आप इसे Q भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और बेटर है क्लास 10th स्टैंडर्ड को भी दिमाग में रखिए कि आप Q0 ज्यादा अकलमंदी मत दिखाइएगा, पता होना चाहिए, लेकिन अकलमंदी ज्यादा मत दिखाइएगा, आप Q ही लिखिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सोर्स चार्ज नहीं है, ये टेस्टिंग चार्ज है। फिलहाल मैं यहाँ Q0 लिख रहा हूं, आप केवल Q लिखकर भी काम चला सकते हो। तो ये रहा आपके पास फार्मूला। लेकिन जब केवल W लिख रहे हो बहुत शॉर्ट में और केवल Q लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि W यहां है क्या और Q यहां है क्या। देखिए W है टेस्टिंग चार्ज Q को B से A तक लाने में वर्क डन, वो आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिख दिया है यहां पर, और यहां थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन मतलब तो पता होना चाहिए। Q टेस्टिंग चार्ज है, भले ही आपने नॉट नहीं लगाया, लेकिन है टेस्टिंग चार्ज, ये मालूम होना चाहिए। और यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज to bring from one point to another point. What is potential difference? Potential difference is defined as the work done to bring unit charge from one point to another point. मैंने सेकंड बार टेस्ट चार्ज नहीं बोला, हो सकता है आपका 10th का टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि ये टेस्ट चार्ज लिख रहा है, शायद कुछ किताब में ना लिखा हो, इसलिए आप चार्ज का ही नाम ले सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए उसका पूरा करेक्ट नाम टेस्ट चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना चाहो लिख सकते हो। बुक देखोगे तो मेरी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आप जो डेफिनेशन बुक में लिखी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि कितनी सिंपल लिखी गई है और कितनी शॉर्ट में लिखी गई है। सर ने शायद कुछ लेंथी बताई थी। देखो बच्चों, हमें जानना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में अक्लमंदी नहीं दिखानी है। यानी हम कितने नॉलेज रखते हैं ये शो करने का वहाँ तरीका नहीं है। जो पूछा जा रहा है आप एक लाइन में जो बुक में लिखा है उतने लिखोगे, आपका काम चल जाएगा। तो कभी कभी एक्स्ट्रा नॉलेज शो करना भी आंसर में गड़बड़ी का काम हो जाता है। तो फिर यहां पर बात रही इसकी। इसके साथ एक डेफिनेशन आपकी और आ सकती है, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको डिफाइन करते हैं। देखिए, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कह दिए शॉर्ट में, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह दिए। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल और कैपिटल लेटर में आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। 1 वोल्ट का V छोटा बनाया है,
आप चाहें तो P को भी स्मॉल कर लें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस को भी आप स्मॉल में लिखें। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, V बराबर क्या था, W/Q। फिर मत भूल जाइएगा W क्या था, वर्क डन यूनिट Q चार्ज को, वर्क डन Q चार्ज को, यूनिट चार्ज को नहीं, वर्क डन Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने तक। और Q क्या है, टेस्टिंग चार्ज से आप लाए थे। तो अगर W को, इफ W कितना ले रहे हैं आप 1 जूल और Q कितना ले रहे हैं 1 कूलाम, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1/1, दिस इज 1, और जूल पर कूलाम कहो या वोल्ट कहो, बात एक ही है। डेफिनेशन यहां से आ जाएगी, बहुत रटने का काम नहीं है, फार्मूला पता होना चाहिए। कोशिश करा करो डेफिनेशन बहुत छोटी, सिंपल सटीक डेफिनेशन वहीं से आप लिख दीजिए। इफ 1 जूल वर्क is done to bring 1 coulomb charge from one point to another point, then the potential difference between these 2 points becomes 1 volt. फिर से सुनिएगा, if work done is 1 joule to bring 1 coulomb charge from one point to another point inside the electric field, then the potential difference between these 2 points becomes 1 volt. अगर 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना हो, रिक्वायर्ड हो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट होगा। और इसकी डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुकी होगी। तो ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर एक नॉलेज वाली बात बता दूं, अर्थ का पोटेंशियल 0 कंसीडर किया जाता है। अगर कहीं ऐसा कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ आवर अर्थ, 0 पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। अब इसका कारण अगर मैं ये डिस्कस करूंगा तो शायद मैं इस यूनिट में बहुत ज़्यादा इसको वाइड रेंज में ले जाऊंगा। आप लोग जब क्लास 12th में आओगे तो मैं एक बार फिर यही चैप्टर स्टार्ट होंगे। आपके जो 9th में पढ़कर आए थे वो 11th में जाएंगे वाइड रेंज में, और जो 10th में आप पढ़ रहे हैं वो 12th में एक बार और आएंगे। तो यहाँ पर आपकी मेन टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस। आप आराम से इसको असाइनमेंट पूरे करिए, लिखिए, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सर ने कुछ एक्स्ट्रा बताया है तो वो शायद सिलेबस में ना हो, लेकिन जब हम ये यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ टर्म ऐसी हैं भाई जानना जरूरी है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं 4th लेक्चर अपलोड करूंगा मंडे को, और जब तक आप इसको रिवाइज करिए और आप चाहें तो इसके नोट्स पूरे कर सकते हैं, और फिर मैं प्रॉब्लम शुरू करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, यहाँ तक पहुँच जाएं हम, तब हम आपको और एक इलेक्ट्रिक सेल बता दें, तब जाकर मज़ा आएगा कुछ प्रॉब्लम कराने में, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं इसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, रेजिस्टिविटी, तो वो बात होगी। फिलहाल आज के लेक्चर में टॉपिक का मेन हीरो रहा पोटेंशियल डिफरेंस। सो गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर।